लेट्स बिगिन। बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि हमने सार्क को अब साइड कर दिया है। सार्क को लेकर के भारत बड़ा उत्साहित रहता था पहले, कैसे हमारा समझौता हो कैसे हो। अब हमें ज़रूरत ही नहीं सार्क की, क्योंकि भाई सार्क माइनस पाकिस्तान प्लस म्यांमार हो गया बिम्स्टेक। ज़रूरत ही नहीं। प्रीलिम में पूछ लेता है कौन कौन से राष्ट्र हैं, उतनी सस्ती चीज़ मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या मेंस में लिख सकते हो। इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट की बात करें, बिम्स्टेक में जब इंट्रो लिखना तो या महत्व लिखना, सिग्निफिकेंस लिखना, तो लिख देना 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे, मजाक नहीं। टोटल जीडीपी जो है ना 3.7 ट्रिलियन डॉलर का है, नॉट अ जोक। इंडिया का एनुअल ट्रेड बिम्स्टेक के साथ जो होता है वो कुल फॉरेन ट्रेड का 4%। बे ऑफ बंगाल लगभग 25% ग्लोबल ट्रेड का रूट है। और ये बहुत छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। सी लेन ढेर सारे यहाँ से गुजरते हैं। नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने में और बेहतर बनाने में बिम्स्टेक का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मल्टी मॉडल का लदान प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, जान ही रहे हो। बांग्लादेश के साथ हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया से, ये भी जान रहे हो। कनेक्टिविटी में फिजिकल भी है, कनेक्टिविटी में जो हमारी कल्चरल टाइज हैं, पीपल टू पीपल टाइज, वो भी हैं, जरूरी है दोनों। भारत के डायस्पोरा को भी दुनिया के डायस्पोरा से जोड़ने की जरूरत है। और क्या है, आसियान का जो मास्टर प्लान है 2025 की कनेक्टिविटी का, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलेटर हाईवे बन रहा है, पता ही होगा। बीबीआईएन प्रोजेक्ट बन रहा है, ये कोट करके आओगे। इंडिया और बिम्स्टेक के बीच कॉपरेशन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखने में सब याद लगता है, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं याद होता है, तो एक नज़र इस पर गुजर जाओगे एग्जाम के पहले। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। एनर्जी में हम बहुत सहयोग कर रहे हैं। रखाइन कोस्ट म्यांमार का, वहाँ पे हम एनर्जी एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिफेंस सिक्योरिटी में पता ही है आपको, मैरीटाइम सिक्योरिटी हम एक साथ एक्सरसाइजेज करते हैं। और इशूज क्या है इकोनॉमी में, 2004 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है लेकिन हुआ नहीं। आरसीईपी में कम चल रहा था, वो भी हम बाहर आ गए। कनेक्टिविटी को लेकर के काफ़ी इशू है, क्योंकि साउथ एशिया बहुत लेस कनेक्टेड है। पॉलिटिकल विल नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच पहले झगड़े चलते थे, अब हो क्या गया है, पाकिस्तान को हटा करके हमने बिम्स्टेक के साथ सहयोग करना शुरू किया, तो पता लगता है बांग्लादेश में भी चाइना को लेकर के बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। म्यांमार में पता लगता है वहाँ कू हो जाता है, हर कुछ सालों बाद सत्ता बदल जाती है, सेना आ जाती है, तो सब रुक जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शन लगा देते हैं। और मैंने आपको बताया था कल ही शायद मेंटरशिप बैच में कि अब तक सिर्फ 5 सबमिट हुए हैं यार बिम्स्टेक के। 1997 से अब तक कितना हो गया, 24 3 27, 27 सालों में सिर्फ 5 सबमिट। वेरी सैड। और 5वां सबमिट कहाँ हुआ था, बताया ही था कल, श्रीलंका में हुआ था। और इसीलिए सवाल आ गया था बिम्स्टेक पे, क्योंकि इतना रेयर होता है। जब भी बिम्स्टेक का आप सबमिट होगा समझ लो सवाल आएगा। लेकिन वो समझ होनी चाहिए क्वेश्चन बनाने वाले को, क्वेश्चन बनाने वाला तो कुछ भी बनाएगा। और भाई कॉपरेशन करने की ज़रूरत है, फिशिंग विशिंग के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, क्लीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और इंटरनेशनल फोरम्स पे। अगर हम बात करें कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी फाइनल करो। कोलंबो में जो 5वां सबमिट हुआ था उसके फैसले को लागू करो। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, क्यों, क्योंकि भाई पानी भी है, ज़मीन भी है, एयर भी है, इन सबको जोड़ दो। जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने से एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ सकता है, फूड प्रोसेसिंग में भी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चे ज़्यादा आएंगे, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेगा, इससे सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, इससे ज़्यादा वाइब्रेंट सोसाइटी बनेगी, ज़्यादा कल्चरल एस्पेक्ट में योगदान हो पाएगा। ये सब लिख सकते हो। 3 4 5 एरियाज तो होते हैं यार, इकोनॉमी है, डिफेंस है, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, कल्चर, एजुकेशन, रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, जियो पॉलिटिक्स, यही सब है 5 6 डायमेंशन। इन्हीं सब में कच्चा माल उठा करके डालते रहना है। ये 5 6 डायमेंशन पता चल जाए तो मुझे नहीं लगता आईआर का कोई भी सवाल आ जाए आपको नहीं पता होगा। सार्क की बात करने की ज़रूरत नहीं है, पर कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में, चूंकि सवाल नहीं आएगा सार्क से, लिख लो कहीं पे। साफ्टा किया, मतलब अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या क्या अचीवमेंट। अभी मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पर टहल रहा था तो अचीवमेंट देख करके चौंक गया कि भाई
ऐसा अचीवमेंट जो इतना पुराना हो गया कि अचीवमेंट से ज़्यादा ड्रॉबैक लगने लगा है। ट्रेड और सर्विस पे एग्रीमेंट हुआ। सार्क यूनिवर्सिटी हम डेवलप कर रहे हैं, पता ही है, नालंदा में सार्क कंट्रीज का योगदान है। अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया। लिख देना, अच्छी बात लिखना है तो लिख देना, नालंदा का जिक्र कर देना। सार्क सैटेलाइट हमने भेजा था। कॉपरेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पूरी दुनिया का 3% एरिया है सार्क के पास। 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिला करके ही लगभग 200 करोड़ पहुंच जाते हैं। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का सिर्फ 5%। इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो रीजनल ट्रेड सिर्फ 5%, यानी कि अगर 100 रुपये का व्यापार करते हैं ये कंट्रीज तो सिर्फ 5 रुपये का व्यापार ही अपने आसपास करते हैं। इससे बुरा क्या होगा? और वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो करो क्या? वे फॉरवर्ड क्या है यार? कुछ तो भी इनफॉर्मल डिस्कशन करो, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाओ। पाकिस्तान और भारत के बीच सार्क में जब समिट हो तो पाकिस्तान और भारत के बीच बायलैटरल इश्यूज को उठाने से रोको। टैरिफ बैरियर है उसको कम करो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। और क्या करो? सब रीजनल कॉपरेशन भी करो। जैसे सार्क के सभी कंट्रीज साथ नहीं आ सकते, दो दो तीन तीन लोग आ जाओ। भूटान, इंडिया, नेपाल आ सकते हैं साथ में। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश साथ में आ सकते हैं। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल साथ में आ सकते हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे फोकस कर सकते हो। भारत को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनानी चाहिए। चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस और डिप्लोमेसी, यानी कि कर्जा देकर के किसी को फंसाने की जो पॉलिसी है, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए लाइक माइंडेड पार्टनर्स के माध्यम से। यूनाइटेड स्टेट हो गया, जापान हो गया। डिफेंस और एनर्जी वाटर में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपर रिपेरियन रिवर्स हैं ये सब, तिब्बत वगैरह के उधर से जो नदियाँ निकलती हैं नेपाल में पहले आती हैं। इधर म्यांमार के साथ, बांग्लादेश का साथ भी सपोर्ट हो सकता है। नेपाल के साथ भी काफ़ी कॉपरेशन हो सकता है इस क्षेत्र में। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत कॉपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर हिमालयन स्टेट पे पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली भारत, नेपाल, श्रीलंका तो बाद में आ जाएगा, उसके अलावा पाकिस्तान, ये सब ज़्यादा इम्पैक्ट इन पे पड़ सकता है। तो झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन एनवायरनमेंट में कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि वो काराकोरम में नेपाल, पाकिस्तान की साइड में हो क्या रहा है कि उधर बहुत ज़्यादा ज़मीनें खेती के लायक निकल रही हैं, जबकि बर्फ़ ढका रहना चाहिए। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो खैर वो यूपीएससी पूछता है, यूपीपीसी से नहीं पूछेगा, लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो बाउंड्री के बियॉन्ड होता है। वो नहीं देखेगा कि भारत है या पाकिस्तान है। इशूज़ पता ही है, इकोनॉमिक इशूज़ है, लेस इंटीग्रेशन है, साफ्टा में से ठीक से समझौता नहीं हो पाया। डिफेंस सिक्योरिटी, भारत पाकिस्तान के बीच स्पेशली भारत श्रीलंका के बीच विवाद होता रहता है फिशिंग को लेकर के। भारत की दुविधा ऐसी रहती है कि वो कैसे बांग्लादेश और श्रीलंका को बैलेंस करे, चाइना से बचाए। एसिमेट्री बहुत है। भारत और सार्क कंट्रीज की बीच जो ट्रेड है उसमें लगभग 80% ट्रेड में एक्सपोर्ट भारत करता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो ट्रेड का बैलेंस, वो भारत के फेवर में बहुत है। बिग ब्रदर का एटीट्यूड दिखाता है भारत, ऐसा आरोप लगता है। इसकी वजह से चैलेंजेस हो जाते हैं। तो सार्क की प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई, आपको अचीवमेंट समझ में आ गए, आपको सॉल्यूशंस भी समझ में आ गए। ब्रिक्स जो बहुत महत्वपूर्ण एक मल्टीलेटरल फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। ठीक। डेटा ऐसा टूल है, ये तो हम मेंटरशिप बैच में रोज सिखाते ही रहते हैं कि भाई डेटा ऐसा है कि आपकी बात कैसे सत्य है, आपकी बात कैसे औरों से बेहतर है, अलग है, इसको दिखाने का आपके पास और क्या माध्यम है? डेटा, फैक्ट, कमिटी, रिपोर्ट्स, कोई स्टेटमेंट, कोई केस स्टडी। नहीं तो मुझे बताओ, भारत और श्रीलंका के बीच ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन ऐसा विद्यार्थी होगा जो साल भर से, 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, नहीं पता है उसे? बोल वचन तो हर कोई कर लेगा ना। गाय हमारी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है, तो हर कोई लिख सकता है। असली जो क्वालिटी कंटेंट है वो डेटा और फैक्ट ही करते हैं। ठीक है, जितना डेटा फैक्ट, इतना डेटा फैक्ट, इतना रिपोर्ट कमेटी, इतने डायमेंशंस भर दो कि एग्जामिनर आतंकित हो जाए, उसकी हिम्मत ना पड़े नंबर काटने की। नंबर काटने से पहले उसे इतना डर लगे कि पाप कर रहा है वो। तो प्लीज़, इसीलिए ये सब दिखा रहा हूँ। ब्रिक्स में ना दुनिया की आबादी का 41% है, इसलिए क्योंकि इंडिया और चीन शामिल हो गए। 17% 18% पॉपुलेशन, तो बहुत हो गया ना। 24% वर्ल्ड की जीडीपी, 16% वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा, और 30% लगभग लैंड सरफेस, इसलिए क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा एरिया है।
कॉपरेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। ये इंट्रोडक्शन बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये इंट्रोडक्शन आप देख लेना, रट लेना, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, जो भी मीडियम होगा आपका। अब वो भी बताऊंगा तो 3-4 घंटे 5 घंटे सेशन चलेगा। कॉपरेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। इकोनॉमिक कॉपरेशन सबसे पहले। इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया अपने कुल इंपोर्ट का 34% इन्हीं ब्रिक्स की कंट्रीज से करता है। कारण, इसमें चीन है, इसमें रूस है, और इस 34% मुझे पूरा यकीन है बढ़ करके 40 हो गया होगा, क्योंकि रूस का व्यापार भारत के साथ $5 बिलियन से बढ़कर $65 बिलियन हो गया। स्ट्रेटेजिक कैसे है, जब भी WTO में कुछ भी होता है ना, विकसित देशों के विरुद्ध भारत, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सब खड़े हो जाते हैं। वैक्सीन वाला आपने देखा ही था। दूसरा, चीन और भारत के बीच बहुत झगड़े होते रहते हैं। ब्राजील बहुत दूर है हमसे, साउथ अफ्रीका बहुत दूर है, कॉपरेशन ठीक से हो नहीं पाता है। इंडिया के जो डिमांड है कि भाई रिफॉर्म लाओ, रिफॉर्म लाओ यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, WTO में, उसका समर्थन कई बार होता है, चीन करता ही नहीं। कनेक्टिविटी, एनर्जी, डिफेंस, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, मुझे लग रहा है ये डायमेंशंस अगर आपको पता है तो आपको कच्चा माल भरने में दिक्कत नहीं होगा। आपको पता है भारत ने ब्रिक्स के साथ मिलकर के NDB के डेवलपमेंट में, जो डेवलपमेंट बैंक है, उसके डेवलपमेंट बैंक में काफ़ी इंस्टीट्यूशन में काफ़ी मदद किया है। SCO में भारत ब्रिक्स के साथ सहयोग कर रहा है। SDG को हासिल करने के लिए भी ब्रिक्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट हासिल किया जा रहा है, लोन हासिल किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी भारत ही है लोन के मामले में ब्रिक्स से, जो डेवलपमेंट बैंक है। कोविड में भी काफ़ी इन लोगों ने साइंस एंड टेक में हेल्प किया एक दूसरे की। इशूज क्या है पता ही आपको। बेनिफिट ऑफ एक्सपेंशन, इशूज ऐसा है कि अभी जो लास्ट सबमिट हुई थी उसमें से मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, शायद 10 कंट्रीज को शामिल करने की बात की गई थी। उसमें अर्जेंटीना भी था, उसमें सऊदी अरेबिया भी था। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था, भारत के मन में इतनी दुविधा थी, अगर भारत अरब कंट्रीज को कहे नहीं शामिल करेंगे, अर्जेंटीना को कहे नहीं शामिल करेंगे, तो क्या होगा, भारत के साथ इनकी इतने अच्छे संबंध हैं कि वो बिगड़ जाएंगे, भारत नहीं मना कर पाएगा इनको। लेकिन अगर भारत इनकी शामिल करने का सपोर्ट करेगा तो यूनाइटेड स्टेट नाराज हो जाएगा। क्यों नाराज हो जाएगा? US को लगता है कि चीन ना इन देशों को शामिल करा करके ब्रिक्स पर अपनी पूरी मजबूत पकड़ हासिल करना चाहता है। भाई साउथ अफ्रीका कोई मतलब है नहीं, ब्राजील कुछ खास कर नहीं पा रहा है। 3 ही प्लेयर्स ब्रिक्स में ठीक थे, भारत, चीन, रूस। रूस के साथ भी भारत के अच्छे संबंध थे तो भारत की चलती थी, चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाता था। लेकिन ये 10 देश आ जाएंगे, आ ही गए हैं एक हिसाब से, तो पता लगेगा ईरान और सऊदी अरब जैसे देश आकर के पता लगेगा चीन उनसे जो चाहेगा वो करवाएगा, ब्रिक्स अपने हिसाब से चलाएगा, अमेरिका विरोधी नीति तैयार होने लग जाएगी, भारत कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी अमेरिका विरोधी खेमे में आ जाएगा, जिससे भारत और अमेरिका के भी अच्छा संबंध, सुरक्षा संबंध प्रभावित होंगे, इकोनॉमिक टाइज प्रभावित होंगे। भारत ऐसा चाहता नहीं, इसलिए मुझे स्टेटमेंट याद है जयशंकर का, जब ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा था तो उन्होंने कहा था ब्रिक्स के विस्तार से मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन विस्तार की क्राइटेरिया क्या है, उनकी शर्तें क्या हैं, उस पर ठीक से अध्ययन होना चाहिए। ऐसे ही डिप्लोमेसी में भाषा यूज होती है, गोल गोल घुमाते हैं। ब्रिक्स एक्सपेंशन से फ़ायदा क्या होगा, सवाल बन सकता है, ब्रिक्स के एक्सपेंशन से क्या फ़ायदे नुकसान है, मतलब अगर क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा नया तो इसी पे बन सकता है। बेनिफिट देख लेते हैं। भाई ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ेगा, ब्रिक्स में अगर 15-16 देश हो जाएंगे ना, तो हम नाकू चना चबा सकते हैं देशों को, विकसित देशों को। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इससे अच्छा होगा, ग्लोबल स्टेज पे पहचान मिलेगी, मिडिल ईस्ट वगैरह में हमारा प्रभाव बढ़ेगा। चैलेंजेस क्या क्या, जो बताया वही चैलेंज, आगे बताने की जरूरत नहीं, जो मैंने बता दिया वही चैलेंज है एक्चुअली। ब्रिक्स में समस्या और भी है, सिर्फ ये समस्या नहीं है। कनेक्ट, इंट्रा कंट्री ट्रेड कम हो रहा है, आपस में ट्रेड कम ही हो रहा है, चाइना भारत को छोड़ दिया जाए तो। जियोग्राफिकल दूरी बहुत है, कनेक्टिविटी सीधी सीधी नहीं, एक रेल रोड हो। चाइना का डोमिनेंट रोल है, दादागिरी करता है। और यूनाइटेड, जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है ना यूनाइटेड नेशन की, वहाँ पे पता लगता है कि रिफॉर्म करने का चीन हमेशा से विरोध करता है, तो ये भी समस्या है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो, आर्थिक सहयोग बढ़ाओ,
उसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स मत घुसाओ, सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट करो हर जगह, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाओ, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हर जगह घुसा दो यार, क्योंकि दुनिया में कनेक्टिविटी की जितनी बात हो रही है वो कहीं नहीं हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण टूल है, महत्वपूर्ण पिलर है कनेक्टिविटी। क्वाड, इससे ज़्यादा फेमस टॉपिक हो ही नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के किस्मत से ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि चीन और अमेरिका के रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है कि चीन और अमेरिका के रिश्ते इंप्रूव होने से क्वाड पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी उसने क्वाड पे 2-3 बार सवाल पूछ लिया है, 2 बार। यूपीएससी बार बार पूछ चुकी है, मुझे नहीं लगता है पूछेगा, और पूछेगा तो आप सबको पता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रेडिक्ट कर पाऊँ, और मैं गारंटी देता हूँ कि आईआर में 5 टॉपिक हैं टोटल। एग्जाम के पहले मैं इन 5 टॉपिक पे आपको ज़्यादा नहीं दूंगा, 12 से 13 टॉपिक दूंगा, और इन्हीं में से प्रश्न आएगा। 90% क्वेश्चन फंसेंगे इनमें से। WTO सबसे सदाबहार पुराना टॉपिक, अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे लगता है ये संस्था धीरे धीरे अपने पतन की ओर है। क्यों? WTO का उद्देश्य क्या था? ट्रेड में ओपननेस लाया जाए, बैरियर को, यानी कि बाधाओं को, चाहे वो बाधाएं ट्रेड बैरियर हो, टैरिफ बैरियर हो, चाहे वो नॉन टैरिफ बैरियर हो, जैसे फाइटोसैनिटरी मेजर्स की भाई पेस्टिसाइड जरा भी हो गया तो कोई कंट्री हमारा एक्सपोर्ट लेगा नहीं, उसको कम करना था। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका कहता है अमेरिका फर्स्ट, प्रोटेक्शनिज्म संरक्षणवाद की पॉलिसी अपनाता है। भारत भले कहता नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत संरक्षणवाद का ही कहीं ना कहीं एक उदाहरण है। इसकी वजह से चीन भी वही कर रहा है। अब WTO की कितनी रेलेवेंस बची है, कितनी प्रासंगिकता बची है, ये बहुत डिबेटेबल है। मुझे नहीं लगता है कि WTO बहुत रेलेवेंट बचा है, बचा भी है लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना कम है। इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ऐसे सवाल एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की क्या भूमिका है, इस पर मैंने एक निबंध लिखाया था मेंटरशिप बैच को। मुझे लग रहा है वो निबंध का 1 घंटे का खाली वीडियो है, अगर उससे पढ़ लोगे ना इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका, मुझे लग रहा है कोई एस्पेक्ट बचेगा नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये जब से टॉपिक डालने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा उसमें तनाव की बात नहीं है। ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का डायस्पोरा, अभी आग लग गई थी, वो कौन सा कंट्री था यार? कतर था क्या? जहाँ पे आग लगी, हमारे कम से कम 50-60 लोगों की मौत हो गई उसमें। कतर ही है क्या वो? यस सर, कतर ही था। तो भारत के बट हाँ, तो भारत के डायस्पोरा, उनकी सिक्योरिटी, उनका वेलबींग एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सवाल आ सकता है। और निश्चित तौर पे आप यकीन करो कि भारतीय जो प्रवासी हैं, जो बाहर रहते हैं, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है कई कई कंट्रीज में, क्योंकि इंटरनल चेक एंड बैलेंस नहीं है, मैकेनिज्म ख़राब है। और एक आपने टर्म सुना होगा कि भाई अमेरिका वगैरह में जो लोग जाते हैं वो डंकी रूट से जाते हैं, ठीक है, लेकिन भारत से जो विदेशों में काम करने के लिए लोग जाते हैं, वो कैसे होते हैं कि जो ये बिचौलिए होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, ये लोग कहते हैं कि वहाँ अच्छी नौकरी दिला देंगे। बंदा है 10वीं पास और कहते हैं हम तुमको 1 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी दिला देंगे। वो वहाँ जाता है तो पता लगता है भेड़ चराता है या फिर बर्तन धोता है। उसका जीवन खराब हो जाता है, तनख्वाह 20,000 30,000 मिलता है। इसकी वजह से उसको बहुत संकट का सामना करना पड़ता है, मौत हो जाती है। इसके लिए इंडियन डायस्पोरा चर्चा में है, अच्छी वजह से नहीं, बुरी वजह से। कुछ डेटा देख लेते हैं। रेमिटेंसेस इतना था, अभी डेटा ये बढ़ गया है, $100 बिलियन लगभग हो गया है। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सकता है इसकी वजह से, अमेरिका वगैरह में जो लोग रहते हैं। भारतीय डायस्पोरा, असली डायस्पोरा वो है जो मिडिल ईस्ट में रहता है। अमेरिका में जो रहता है वो तो भाई ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब करता है, उसकी तो बात ही अलग है। तो उसको तो संकट ज़्यादा है नहीं। वहाँ भी खैर रेसिस्ट अटैक होते ही, रेशियल अटैक होते ही है। और ट्रांसनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कोई यूएई में भारतीय है, वहाँ पे उसने कोई स्टार्टअप लॉन्च किया, एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च किया, भारत में भी उसका विस्तार होता है इसकी वजह से। डायस्पोरा डिप्लोमेसी आपने सुना होगा अक्सर। इंडियन कम्युनिटी ने इंडिया यूएससी जो न्यूक्लियर डील हुआ था
उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कहा जाता है जो काटसा है ना, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, इससे बेवर दिलाने के लिए ES-400 मिसाइल में कहा जाता है कि जो भारतीय मूल के वहाँ पे कांग्रेस में जो मेंबर्स हैं ना, वहाँ की कांग्रेस मतलब सीनेट और जो दूसरा हाउस है, उन्होंने बहुत मदद की थी। शायद वो नहीं होते तो ये वेवर नहीं मिल पाता। और भारतीय मूल के वहाँ पे राष्ट्रपति ही हैं, तो आप समझ सकते हो किस तरीके से डिप्लोमेसी में मदद मिलती है। फिर क्या है, भारतीय जो जाते हैं विदेशों में तो इसकी वजह से कल्चर का डिफ्यूजन होता है, यानी कि संस्कृति का प्रसार होता है। संस्कृति का क्या होता है? प्रसार। इससे हमारा क्या बढ़ता है? सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर को मुलायम शक्ति मत लिख के आना, सॉफ्ट पावर ही लिखना, ठीक है? अनुवाद मत किया करो हर चीज का। आयुर्वेद है, कजीन्स हैं ढेर सारे, सिलिकॉन वैली डेवलप हो जाती है एक हिसाब से देखा जाए होस्ट कंट्री में। चैलेंजेस क्या हैं? वेस्ट एशिया में हमारे इंटरेस्ट तो हैं लेकिन हम बैलेंस नहीं कर पाते। वहाँ पे नौकरियां भी जा रही हैं क्योंकि ऑयल के प्राइसेस जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। काफिला लेबर सिस्टम अरब कंट्रीज में, सऊदीयाइजेशन या कुछ ऐसे करके एक टर्म इस्तेमाल होता है। सऊदी अब कोटा सिस्टम लागू कर रहा है कि इस देश से सिर्फ इतने लोग आ सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और यूके में भेदभाव होता है। यूएस में रेसियल अटैक्स होते हैं। कनाडा में पता लगता है कोई सिख है तो उसको ज़्यादा वेलकम करते हैं, कोई नॉन सिख है तो कम वेलकम करते हैं। जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको प्रमोट किया जाता है। जो वहाँ रह रहे बाकी जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, उसके खिलाफ नफरत की भावना होती है इन खालिस्तानी विचारधारा वाले लोगों के द्वारा, जिससे अटैक्स होते हैं। H-1B जो वीज़ा नॉर्म्स है इसमें काफ़ी चैलेंजेस रहते ही हैं कोटा सिस्टम होने की वजह से। ब्रेग्जिट होने के बाद में ब्रिटेन में भारतीयों का जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कहा जाता है कि ड्यूल सिटीजनशिप भी एक बड़ा इशू है। भारत ड्यूल सिटीजनशिप का विरोध करता है। तो वहाँ की नागरिकता ले लिया किसी ने कनाडा की तो पता चलेगा भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। अक्षय कुमार का केस आपको पता ही है, ठीक है? कोरोना के समय में अरब कंट्रीज से लाखों भारतीय आए थे स्पेशली केरला में लौट करके, जिसकी वजह से काफ़ी आर्थिक संकट हो गया था। बाकी नुकसान चैलेंजेस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन बहुत होता है। जितना पैसा देने को कहते हैं उतना वहाँ देते नहीं, पासपोर्ट भी जब्त कर देते हैं। वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है। कहा जाता है जिस बिल्डिंग में भारतीय कतर में रह रहे थे उसमें सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जान गई लोगों की। सही समय पे दवाई नहीं मिल पाती। हज करने गए भारतीयों की मौत हुई, आपने देखा ही होगा वीडियो इस बीच। करो क्या यार, करना क्या पड़ेगा? हम कर क्या सकते हैं? उससे पहले थोड़ा सा स्टेप्स देख लें क्या क्या किया है भारत ने। एक ओवरसीज इंडियन अफेयर्स के लिए अलग से उन्होंने डेस्क एस्टेब्लिश किया। प्रवासी भारतीय दिवस बनाया। नो इंडिया यानी भारत जानो प्रोग्राम बनाया। ओवरसीज कार्ड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम लॉन्च किया। स्वर्ण प्रवास योजना लॉन्च किया। आगे की राह क्या हो सकता है कि भाई हम जब लेबर एक्सपोर्ट करें ना, जब हम श्रम का निर्यात करें, हमारे यहाँ से लेबर्स जाएं, तो पहले से भारत ना सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर ले कि भाई हम 1 लाख लोगों को भेज रहे हैं आपके यहाँ। उन 1 लाख लोगों को आपको अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगहों पर नियोजित करना है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होंगे वो आप डिसाइड करो। कंपनियां इंडिपेंडेंटली ना कर पाएँ। कंपनियां इंडिपेंडेंटली करेंगी तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के चक्कर में बहुत अमानवीय व्यवहार करेंगे। आप करो, और कोई अगर गलती करता है, वायलेशन करता है, तो आप उसको कड़ी सजा दो। कंपलसरी इंश्योरेंस उनका करो, कोई नुकसान हो जाए तो उसका भरपाई हो। टूरिज्म भी बढ़ा सकते हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के साथ। भारत जानो प्रोग्राम उसी के लिए, स्वदेश दर्शन प्रोग्राम। एनआरआई को कहें कि भाई इन्वेस्टमेंट करो। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ही था जब भारत में आर्थिक संकट था उस समय, उसके पहले भी। और उनके लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ला सकते हैं, एलिफेंट बॉन्ड ला सकते हैं। 2 नए टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने ऐड किए हैं। और क्यों ऐड किए हैं? क्योंकि G20 सम्मेलन हुआ था भारत में लास्ट ईयर, और इसके अलावा अभी G7 समिट हुआ है। कहाँ हुआ है G7 समिट? आपको पता ही है। चलो बताओ आकाश, G7 समिट कहाँ पे हुआ है? बताइए। इटली। हाँ, कहाँ हुआ है बोलो।
इटली में हुआ है, लेकिन इटली में कोई शहर होगा ना। हम्म। पुरालिया है सर, हाँ ठीक है। कुछ ऐसे। हाँ, तो पता होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम में पूछ सकता है वो, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप उसको ध्यान रखो। तो G20 और G7 पे लास्ट में बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ फैक्ट, कुछ कुछ डेटा मिल जाएगा। मैंने G7 के लिए क्या किया, अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गया, फॉरेन अफेयर स्टेट ऑफ, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी जो वेबसाइट है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे जा करके जो की हाईलाइट था, की अचीवमेंट था G7 का, वहाँ से मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया जो इम्पोर्टेंट था। G20 में मैंने क्या किया, G20 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी जो साइट थी फॉरेन अफेयर की, वहाँ गया और वहाँ से कुछ कुछ उठा करके मैंने चेप दिया। ठीक है, मैंने उस पर कुछ मेहनत नहीं किया, जो भी ऑफिशियल डेटा था तो हमने उठा करके डाल दिया है। इसके अलावा आप थोड़ा थोड़ा इस पर पढ़ लेना, यहाँ का डेटा यूज कर लेना, धीरे धीरे थोड़ा और अपडेट कर लेना, G7 से कुछ बातें निकल करके आएंगी, उतना हो जाएगा। इसके अलावा कुछ करना नहीं है। मुझे डाउट आ रहा है कि G20 पे में से या G7 में से कुछ सवाल बन सकता है। G7 में से सवाल इसलिए बन सकता है क्योंकि इटली ने भारत को इनवाइट किया था, इटली भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन ना पूछने का कारण मुझे लगता है कि यूक्रेन का मुद्दा पूरी तरीके से हावी रहा। भारत के साथ कोई बहुत बड़ा करार हुआ नहीं, सिवाय इसके कि भारत कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष से मिला, और मुझे लगता है कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। लेकिन G20 पे सवाल ज़्यादा प्रोबेबल है। तो 5 मिनट में इसको देख लेते हैं, फिर सेशन खत्म करेंगे। G20 के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विश्व जीडीपी का 85% है, वर्ल्ड ट्रेड का 75% होता है, जनसंख्या पूरी दुनिया की 60% यहीं रहती है, टोटल जो जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन है वो 80% से अधिक है यहाँ पे, पूरी दुनिया में जितना होता है। उपलब्धियाँ देख लेते हैं। कहते हैं दुनिया का ग्रोथ इंजन है G20। 2008 के वित्तीय संकट के समय इसने बहुत कॉपरेट किया था। ईरानी परमाणु कार्यक्रम के बारे में कहा जाता है कि जो नेगोशिएशन हुआ, इसका भी बहुत योगदान है, जिसको हम कहते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। कोविड महामारी के दौरान काफ़ी कॉपरेशन हुआ जलवायु परिवर्तन जैसे संकटों के बारे में। कहा जाता है कि एक मैट है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, जिसको कहते हैं ग्लोबल मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, कुछ 15% के आसपास रखने की योजना है, या 20%, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 15 या 20 है शायद। कितना है पता है? 100 में पता है कितने परसेंट है ग्लोबल मिनिमम टैक्स? ग्लोबल मिनिमम टैक्स नहीं सर, 10-15 है शायद, इस नहीं रेंज नहीं में है। नहीं, 10-15 तो बिल्कुल नहीं है, 15 या 20 है, मुझे लग रहा है 15 होगा। क्या यार, 15% है। ग्लोबल मिनिमम, 15%। हाँ 15%, 15%, ठीक है, 15%, ठीक है। तो भाई जो सेल कंपनीज थी, या जो कहते हैं ना कि एक टर्म यूज होता है, रेस टू बॉटम, रेस टू बॉटम। भारत ने कहा हम भाई 25% टैक्स लगाएंगे, सेशल्स कह रहा है, मॉरिशस कह रहा है अरे यार तुम हमारे यहाँ आओ, हम 2% टैक्स लगाएंगे। पता लगा कंपनी अपने हेडक्वार्टर मॉरिशस में लगा ले रही हैं, भारत से सारा मुनाफा उठा करके यहाँ दे रही हैं, 2% टैक्स दे रही हैं, बाकी माल घर ले जा रही हैं। नुकसान तो भारत का हुआ ना, रेस टू बॉटम। और इसकी वजह से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी प्रभावित हो रहा था। इसी की वजह से कहा जाता है कि भारत को लगभग $20 बिलियन पर ईयर, अमेरिका को उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो कर सुधार, ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगभग 15% का, इस पर सहमति बन गई है, लागू होना बाकी है। द्विपक्षीय संबंध, बायलैटरल एग्रीमेंट इससे काफ़ी मजबूत होते हैं, क्योंकि भाई अब तो G21 हो गया है, तो जब इतने राष्ट्र मिलेंगे आपस में, भाई 54 राष्ट्र तो अफ्रीका के ही हो गए, उनका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रहेगा, तो उससे क्या होगा, बहुत ही अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिल पाते हैं, कॉपरेशन ज़्यादा होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ता है, क्योंकि आपस में कोई ना कोई, अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही कहीं पढ़ा आर्टिकल कि भारत ने जो सहमति के साथ डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो पारित करवाया था, 9 सूत्री एजेंडा 9 पॉइंट, उसके पीछे कारण है, अमिताभ कांत ने किसी किताब में कहीं जिक्र किया, या किसी ने लिखा है, वो किताब का नाम पढ़ लेना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, अमिताभ कांत जो शेरपा थे, कि अगर ना माने तो कह दो भारत छोड़ देगा G20। ऐसा भारत ने टफ सा संकेत दिया था, शायद इसीलिए चीन और रूस और अमेरिका मान गए थे। तो डिप्लोमेसी में ये सब भी होता है, ध्यान रखो। भारत और G20 के बारे में थोड़ा देख लें। फाउंडिंग मेंबर है,
2023 में अध्यक्षता किया। विषय तक वसुधैव कुटुंबकम। प्रस्ताव क्या था? आतंकवाद पर सहमति बन गई, आर्थिक जो इकोनॉमिक अफेंडर है उनके बारे में, वैश्विक कराधान BEPS, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं मैं, इसलिए क्योंकि छोड़ना ठीक नहीं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये होता है BEPS। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को 10-20 सेकंड में अगर मैं समझाऊं तो भाई ये है भारत और ये है ब्रिटेन। अब पता लगा कि ब्रिटेन की एक कंपनी ए है और उसने भारत में अपनी फैक्ट्री लगाई, लेकिन ब्रिटेन में ही जो ए कंपनी है उसकी कोई सिस्टर कंपनी है, उसी की कंपनी का हिस्सा है बी, जो जापान में है या ब्रिटेन में ही मान लो। इसने क्या किया, भारत में जो फैक्ट्री है उसके लिए जो माल है, जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो सब मंगाया बी से, और 10 रुपये अगर कीमत थी तो उसको 100 रुपये दिखाया, 100 रुपये में खरीदा। और भारत में जब उसको मंगाया 100 रुपये में, तो प्रॉफिट उसका अपने आप कम हो जाएगा, शायद नेगेटिव भी हो जाए या बहुत मिनिमम हो जाए। और ये 100 रुपये दिया बी को, जो ए की ही कंपनी है, प्रॉफिट बी को हुआ, वो प्रॉफिट एक्चुअली ए को ही हो रहा है, लेकिन भारत में टैक्स देने से बच गई, क्योंकि कहा भाई देखो हमने तो 100 रुपये का सामान मंगाया है जबकि वो 10 की कीमत थी। तो बेस इरोजन, यानी कि जो बेस था वो इरोड कर दिया, प्रॉफिट को कहीं और शिफ्ट कर दिया। दिस इज द BEPS। चुनौतियां क्या हैं G20 के सामने? यार कोई इफेक्टिव पावर नहीं है इसके पास, सिर्फ बकवास करती है, काम कुछ नहीं होता ज़्यादा इसमें। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई चार्टर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि एक काम कह दिया, पता लगा कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोलता है, कभी बायोफ्यूल अलायंस करता है, कभी कनेक्टिविटी, और कुछ करता नहीं है एक्चुअली। प्रोटेक्शनिज्म बहुत है, चीन और अमेरिका जैसे देश संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो कुछ भी बकवास किया है अभी, उसको लागू कर लिया जाए। सप्लाई चेन को मजबूत करो, एक चार्टर बनाओ। 18वां जी समिट जो अमेरिका में कह रहा हूँ, दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु निकल करके आया है वो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। पहला, अफ्रीकन यूनियन आ गया। सवाल तो बनेगा G20 पे, जहाँ से जो कुछ भी मिले पढ़ लो। ये देख लो, G20 अब G21 हो गया, सबसे पहले लिखना है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले लिखो। जो अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन हुआ है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का, और PM मोदी कहते हैं इट विल हेल्प एक्सेलरेट इंडिया एग्जिस्टिंग बायोफ्यूल प्रोग्राम, जैसे कि PM जीवन योजना है, सतत योजना है, ठीक है, गोवर्धन योजना है, इसको प्रभावित करेगा। भारत के साथ जोड़ोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत ने कई राष्ट्रों को, जैसे बांग्लादेश है, मॉरिशस, UAE, इनको इनवाइट भी किया था। इससे भारत के जो संबंध हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे इन कंट्रीज़ के साथ। भाई इटली ने भारत को जब बुलाया G7 में, तो भारत थैंक यू तो बोलेगा इटली को ना, थैंक यू मेलोनी यूनाइटेड में। और G20 में ही ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का डॉक्यूमेंट साइन हुआ। इसकी वजह से समावेशी विकास हो पाएगा, आर्थिक समावेशिता आएगी भारत में, SDG की गोल अचीव कर पाएंगे। हाँ, और क्या क्या हाईलाइट है G20 समिट के? कहा कि भाई ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक 3 गुना बढ़ा देंगे। मुझे नहीं लगता, बट फिर भी चलो बात तो कर लिया। फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे पूरी दुनिया में, सप्लाई चेन मजबूत करके, ये भी कहा गया। अमेरिका ने कहा कि हम फूड सिक्योरिटी पे काम करेंगे। अभी देखो इटली में पुरुलिया जो भी है यार, वहाँ पे जो समिट हुआ G7 का, उसकी जो हाईलाइट है, मैंने अमेरिकन जो फॉरेन अफेयर है उसकी वेबसाइट से उठाया और मैंने गूगल से इसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी वालों के लिए थोड़ा सुविधाजनक हो। तो ग्रुप ऑफ 7 46% का प्रतिनिधित्व करता है। G7 देशों में दुनिया की सिर्फ 10% आबादी रहती है, 10% आबादी लेकिन 46% GDP। कार्बन उत्सर्जन में 25%। भारत के लिए क्या महत्व है भाई? अंतर्राष्ट्रीय लोगों के साथ मिलकर के कंट्रीब्यूट करेगा। G7 के साथ और अच्छे रिलेशन होंगे भारत के। भारत की जो इकोनॉमी है वो G7 के जो मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे कि फ्रांस, इटली और कनाडा, इन तीनों को पकड़ लो तो भी ज़्यादा है। इंडो पैसिफिक के साथ बहुत जुड़ी हुई ये कंट्रीज हैं सप्लाई चेन में, तो इसकी वजह से भी इम्पोर्टेंट है। रूस और पश्चिम दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, तो दोनों को एक साथ ला सकता है, क्योंकि अब G7 में रूस है नहीं। भारत में बहुत ही डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है, तो यहाँ से हमारे लेबर जा सकते हैं, प्रोफेशनल जा सकते हैं काम करने के लिए।
चीन को काउंटर कर रहे हैं तो G7 की हेल्प लेनी ही पड़ेगी भारत को। G7 की क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या इसकी प्रासंगिकता बची है। मलेरिया और एड्स को एरेडिकेट करने में वैश्विक कोष ग्लोबल फंड स्टेब्लिश किया। G7 ने 15% कम से कम टैक्स हो इसके लिए भी सहमति जताई है। 2015 में ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम चलाया उसने। और फिर FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर नियंत्रण G7 का ही है, आपको पता ही है। तो इसकी वजह से वो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट जारी करता है, आतंकवाद पर टेरर फंडिंग पर काफ़ी रोकथाम लगाता है। अब सवाल अगर पूछ लूँ ग्रे लिस्ट में कौन है, ब्लैक लिस्ट में कौन है, अब बताओ मुझे इस समय FATF की ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज बताओ। FATF तो म्यांमार है सर। म्यांमार ब्लैक लिस्ट में है क्या? कब शामिल किया यार? नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ एक तो कोरिया, नॉर्थ कोरिया है, ईरान म्यांमार है, तो नहीं है। ईरान है दूसरा। नॉर्थ कोरिया सर, एक अफ्रीका इराक। की कोई कंट्री है सर। हाँ, इराक है क्या? ईरान, इराक नहीं, बिल्कुल नहीं है इराक यार, सवाल ही नहीं उठता है। ईरान। FATF ईरान। ब्लैक लिस्ट, तुम लोगों को सब याद होना चाहिए। क्या सर कह वेनेजुएला भी है। ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार। वेनेजुएला, देखो ब्लैक लिस्ट जो है वो कोरिया है, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार। म्यांमार शामिल किया, म्यांमार कब शामिल किया वो थोड़ा देख लेता हूँ मैं। जिसने भी कहा था म्यांमार शामिल है उसको बहुत बधाई। सर हाल में लिस्ट आई है ना, उसी में शामिल किया। नहीं बाबा, ग्रे लिस्ट में शामिल किया है मोनाको और वेनेजुएला को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ब्लैक में थोड़े शामिल किया है। हम्म, म्यांमार को कब तुर्की किया? को- म्यांमार सर कंटिन्यूज टू बी ब्लैक लिस्ट। तुर्की को भी किसी लिस्ट से बाहर किया है। नहीं नहीं, तुर्की ग्रे में है भाई, तुर्की ग्रे में है, क्योंकि तो तुर्की ग्रे से बाहर कर दिया। सर, बाहर नहीं था, इंडियन एक्सप्रेस में था। तुर्की को बाहर कर दिया ग्रे लिस्ट से। जी सर। हाँ, तुर्की को तो बाहर कर दिया। आज ही न्यूज है सर ये। कल परसों की ही न्यूज है जी सर। ग्रे लिस्ट देखो, ग्रे लिस्ट में बुल्गारिया, बुर्किना फासो, क्या पता पूछ ही ले, कैमरून, क्रोशिया, हैती, केनिया, मोनाको, नामीबिया, मिल जा तुर्की। तुर्की को बाहर कर दिया, यस ये कल ही परसों में बाहर किया। ठीक है, बढ़िया, विद्वान लोग भी हैं, अच्छी बात। तो ये हो गया, पढ़ा करो तब जो भी डाउट हो उसको तुरंत गूगल कर लिया करो, जरूरी है। G7 के सामने चुनौती भी होंगी, आपस में ही नहीं बैठती इनकी यार। अमेरिका अपने एलाइज के माध्यम से दुनिया पर राज करना चाहता है, लेकिन उनमें दो कंट्रीज, एक जर्मनी है और एक फ्रांस है। ये दोनों ना अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की तरफ ज़्यादा हैं एक्चुअली। जर्मनी तो इतना ज़्यादा स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी था कि वो चीन का सपोर्ट तक कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको भी समझ में आ रहा है कि चीन बदमाश है। लेकिन फ्रांस अब भी देखो रूस के साथ अच्छे संबंध बना के रखा है और चाइना के साथ भी, तो इंटरनल मतभेद बहुत ज़्यादा है। चीन का उदय एक बड़ा कारण है, G7 हिल रहा है बिल्कुल चीन की वजह से, क्योंकि चीन खुद इतनी ताकत रख रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, BRI की वजह से इकोनॉमी के क्षेत्र में। आधा यूरोप चीन के कर्जे से चलता है, कैसे सहमति बनेगा। हाँ, ये फैक्ट सीट मैंने उठाया, अपुलिया तो फैक्ट सीट से उठाया मैंने जो अमेरिकन वेबसाइट से, और ये मुझे लग रहा है ज़्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि अमेरिका उसमें एक पार्टनर कंट्री है। यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे उसकी फ्रीडम के लिए, फ्रीडम फाइट के लिए। $50 बिलियन यूक्रेन को दे दिया हमने। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करेंगे। आर्थिक रेजिलियंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी हम काम करेंगे। जो विकासशील देश हैं उनमें हम इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के लिए पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करेंगे। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हम काम तेज कर देंगे जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, कम किया जा सके। हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में भी कहा भाई काम करेंगे, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ रही है। और मैंने कहा था भारत ने फूड सिक्योरिटी, फूड जो सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, उसको बैन कर दिया, क्या है सही है? अशोक दलवई के बार बार आर्टिकल आ रहे थे, उसमें भारत की आलोचना हो रही थी, उस पर 2-3 एडिटोरियल मैंने शेयर किया था, उस पर क्वेश्चन बनाया था, फिर मैंने मॉडल आंसर बनाया था डेटा फैक्ट के साथ। आप चैनल के पिन सेक्शन में जाओगे तो आपको 10-12 पिन बैक करने के बाद मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का जरूर देखना ना, इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिव हेल्थ सिस्टम बनाएंगे दुनिया भर में, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, सिर्फ बातें करते हैं। हेल्थ सिस्टम क्या अपने देश का देख लें लोग,
लॉन्चिंग द अपूलिया फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव। हाँ, इस पे थोड़ा सा ठीक है कि भाई चलो फूड पॉलिसी प्रोग्राम के तहत दुनिया भर को जोड़ लो और थोड़ा सा सप्लाई चेन मजबूत कर लो। तो माइग्रेशन में हम पार्टनरशिप करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम अपने कॉपरेशन को और बढ़ाएंगे, रेजिलियंट टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन। मुझे लग रहा है सब बोल बचन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है भाई, देख लेना, ठीक है। ले दे करके यार, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, उसमें भी एआई नाम का एक भूत जुड़ गया है, सप्लाई चेन, फूड, माइग्रेशन, यही सब रहता है बड़े लोगों के चोचले, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशन पे जो कुछ भी महत्वपूर्ण था वो ख़त्म हो चुका है, और इससे ज़्यादा न पूछा जाएगा, न इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। पता नहीं आप लोगों के सुनने में कैसा आ रहा है, पर जब एग्ज़ाम होगा और इससे बाहर अगर पूछेगा या इससे ज़्यादा अगर कुछ आया तो आप बताइएगा मुझे। आपके कोई सवाल हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, पूछ लीजिए। वो तो आपने पॉलिटी की दिखाई थी ना। अच्छा, आईआर का क्वेश्चन नहीं दिखाया था, तो अंग्रेजी माध्यम वाला दिखाया या हिंदी नहीं माध्यम वाला दिखाया? हिंदी वाला क्या? सर, मैं तो इंग्लिश ही बोलूंगी, बाकी आप देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश चाहे सर जो बोथ कर दीजिए। ठीक है, हिंदी वाला दिखा देते हैं जनता की भावनाओं का आदर करते हुए, फिर अंग्रेजी वाला भी दिखा जी। देंगे। हिंदी वाला 2023 वाला दिखा देंगे और अंग्रेजी वाला उससे पहले साल जो मैंने मेंस दिया है वो दिखा देता हूँ मैं। चलो, ओके सर। GS2 2022 अंग्रेजी वाला है, GS2 2023 IR लास्ट में होगा। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। सर ये पीडीएफ आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा प्लीज। ठीक है। IMF रिफॉर्म की बात है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डिपेंड IR पढ़ना चाहता हूँ। ये कह सकते हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन IR का है। इन रिसेंट ईयर्स इंडिया रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया हैज evolved from confines of geopolitics to expanse of geoeconomics discuss। हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया के साथ भारत के जो संबंध हैं भू राजनीति के दायरे से निकलकर भू अर्थशास्त्र, मतलब यार सिंपल है, राजनीति पॉलिटिक्स की बकवास से निकल करके सीधे लेन देन और इकोनॉमी की बात तक पहुंच गए हैं। विवेचना करो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैंने कैसा लिखा है उस समय, चूंकि अभ्यास का ये प्रश्न है, समय कितना रहता है, नींद में लिखा था ये पेपर, लेकिन दिखाता हूँ। पश्चिम एशिया के राष्ट्रों के साथ भारत ने लुक या एक्ट वेस्ट और डीहैफिनेशन की नीति अपनाई है। मेरा उद्देश्य रहता है की टर्म्स का यूज करूं, 2 लाइन में डेफिनेशन लिखूं। तो मैंने एक्ट वेस्ट मिडिल ईस्ट के लिए जो भारत ने पॉलिसी अपनाई थी रिसेंटली, और डीहैफिनेशन की पॉलिसी ऑफिशियल अपनाई थी, इसका मैंने जिक्र कर दिया सीधे सीधे इंट्रो में। हाल के वर्षों में भू आर्थिक संबंध कैसे रहे हैं? सऊदी के साथ हमने आर्थिक संबंध बढ़ाए हैं, अरामको का निवेश हुआ है। एग्जाम्पल के बगैर आंसर अधूरा है। यूएई के साथ हमने कुल $98 बिलियन का व्यापार किया है उस साल, मतलब रुपया दिरहम व्यापार, ITU के माध्यम से निवेश, ये सब इकोनॉमी के एस्पेक्ट से जुड़ा है, इसलिए इसको लिख रहा हूँ। वही तो कह रहा है, पॉलिटिक्स से निकल कर इकोनॉमी में आ गया। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ITU ने कहा था निवेश करूंगा। सेपा पर समझौता हो गया था। इजराइल के साथ कृषि तकनीक ले रहे हैं, बेस्ट वाटर रिसाइकिल प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भू राजनीति से परिवर्तन के कारण क्यों हमने राजनीति से इकोनॉमी की तरफ परिवर्तन किया? पैलेस्टीन और इजराइल का डिहाइफिनेशन हो गया, अब दोनों के साथ संबंधों को मिला के देखने की जरूरत नहीं, इसलिए हम आर्थिक की तरफ आ पाए। जब तक राजनीति हावी रहती है, अगर देश में गृहयुद्ध चलता रहेगा तो इकोनॉमी पे कौन फोकस कर पाएगा? राजनीति खेलता रहेगा। तो राजनीति जब खत्म होगी तो हम भाई वहां से आगे बढ़ पाए। आर्थिक साझाहित, हमारे उनके इंटरेस्ट सेम है, इसलिए हमने ऐसा किया। यूनाइटेड स्टेट का अब्राहम समझौता, भाई यूनाइटेड स्टेट ने जब अब्राहम अकॉर्ड कर लिया, यूनाइटेड स्टेट जो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन माना जाता है, सबसे कमीना राष्ट्र माना जाता है मिडिल ईस्ट में, अब एक बार उसका पैलेस्टीन, इजराइल और सऊदी अरब के साथ समझौता हो गया, तो भाई भारत क्यों नहीं कर सकता है? भाभी भारत भी करेगा यूएई के साथ। यूएसए का पश्चिम एशिया में ना रोल कम हो गया, अब वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहा उतना, क्योंकि तेल वगैरह उसके यहाँ खुद ही हो गए हैं, सेल गैस वगैरह खरीद रहा है, तो चाइना अब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। चीन की चुनौती, इसलिए भारत एक्सपेंड कर रहा है खुद को, भारत की आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। कंक्लूजन नहीं लिख पाया, समय नहीं था। और कोई आईआर का क्वेश्चन मिल जाए। पेड न्यूज,
धार्मिक प्रथा, कोई अच्छा ईयर का क्वेश्चन मिले। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून मिल जाएगा ये। थर्ड जेंडर, हाँ ठीक है। अन्य कारकों के अलावा आप सोचो, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते राइटिंग और वो सब हालत खराब हो जाती है, तो उसको ध्यान मत देना। अन्य कारणों के अलावा चीन पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भारत के लिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन बना दिया। इसको हमें डिस्कस करना है कि भाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीन और पाकिस्तान शामिल हैं और उनके साथ हमारे इतने खतरनाक संबंध हैं, इससे हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, जो हमें चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने लिखा इंट्रो में, भारत और पाकिस्तान दोनों को 2017 में एससीओ की मेंबरशिप मिली। एससीओ एक बहुराष्ट्रीय आर्थिक और रणनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंक विरोधी संगठन है। एससीओ का कहते हैं कि एग्जामिनेशन में कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप वो कंटेंट लिख कहाँ रहे हो। अगर आपने डायमेंशन और क्वेश्चन की डिमांड को पूरा किया तो आधा नंबर उसी का होता है, फिर देखता है कंटेंट कैसा है। जो पूछ रहा है वो उत्तर लिखना होता है, अच्छा उत्तर वो होता है जो प्रश्न का उत्तर होता है। आपको जो आता है वो मत लिखो। एससीओ का भारत के लिए महत्व क्या है? क्यों? क्योंकि कह रहा था एससीओ में अपेक्षाएं नहीं पूरा हो रही हैं, तो मैं बताऊंगा महत्व क्या है और फिर महत्व क्यों नहीं मिल रहा है। सेंट्रल एशिया से संबंधों के लिए, बेहतर फंडिंग के लिए, आतंकवाद से मुकाबला रेड्स के माध्यम से, अफगानिस्तान के तालिबान पर चीन की मदद में कंट्रोल करेगा, रूस की मदद से चीन को बैलेंस करना पड़ेगा, एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। चुनौतियां कौन सी हैं? पाकिस्तान है ही, चीन के साथ उसका गठजोड़ है, मतलब ये पहला डायमेंशन, उसमें मैंने सब डायमेंशन निकाले। चीन के साथ गठजोड़, भारतीय प्रयासों का विरोध। कौन सा प्रयास? अफगानिस्तान से रिश्ते, सेंट्रल एशिया के मुद्दे पर 2023 के सम्मेलन में मतभेद हुआ। चीन का मुद्दा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों डंगा डाल रहे हैं अपेक्षाओं को पूरा करने में, तो पहले पाकिस्तान को मैंने ले लिया, फिर चीन को ले लिया कि दोनों कैसे कैसे हमें परेशान कर रहे हैं एससीओ में। चीन इसे अमेरिका विरोधी गुट बना रहा है, लेकिन भारत ऐसा चाहता नहीं है। रूस पर वैश्विक माहौल से एससीओ फीका हो रहा है, क्योंकि रूस पर बहुत दबाव है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, एससीओ में इसलिए बहुत ज़्यादा कॉपरेशन हो नहीं पा रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद है हमारा, इसलिए ऑनलाइन सम्मेलन करना पड़ा। चीन पाक के स्टेट स्पॉन्सरशिप आतंकवाद की वजह से रैट्स अप्रासंगिक और अनैतिक भी हो गया। मैंने जानबूझ करके अनैतिक लिखा है, रैट्स सिर्फ अप्रासंगिक ही नहीं अनैतिक भी है। पाकिस्तान उसमें सम्मेलन में रैट्स की एक्सरसाइज में जा रहा है, कितना बुरा है। अन्य क्या है? पश्चिमी देश भारत पर प्रेशर डाल रहे हैं एससीओ में शामिल मत हो, भारत के सामरिक हितों की पूर्ति नहीं है, नए सदस्यों को शामिल करने की वजह से ही मुश्किल हो रही है। आगे की राह क्या हो सकती है? संतुलन बनाओ यार, बेट एंड वॉच। दुनिया में पॉलिटिक्स हमेशा करवट लेती है, तो बेट एंड वॉच की पॉलिसी। आर्थिक एजेंडा पर जोर दो, पैसा कमाओ, मस्त रहो। चीन के साथ सीमा विवाद करो, समझाओ, रूस के साथ अच्छे रिश्ते करो, और फिर ऐसे बोल बचन कंक्लूजन लिख दिया। तो क्या है कि समय कम होने की वजह से ये समस्याएं होती है। लास्ट क्वेश्चन है आईआर का, उसको भी थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, डिस्कस कर ही लेते हैं। अब ये ऐसे है कि इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। रिसेंटली कंक्लूडेड इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET between United States and India, a long overdue transformation of their partnership in the field of technology। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया था, कुछ पढ़ के गया नहीं था। अब जब कुछ पढ़ के गया ही नहीं था इस बारे में, सीधा विजन के किसी मैगजीन के किसी टॉपिक से उठा लिया था, तो लिखना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकता था। अमेरिका और भारत के बीच कोई प्रौद्योगिकी समझौता हुआ तो उस पर सवाल पूछ लिया, लेकिन अब बिना जानकारी के कैसे आप लिखोगे, वो कला यहाँ से सीख सकते हो, ज्ञान तो मिलेगा नहीं। हाल में भारतीय प्रधानमंत्री की यूनाइटेड स्टेट की यात्रा पर ICET पर सहयोग भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे पता था समझौता तो हुआ है, पीएम गए हैं, ये नहीं पता था एग्जैक्टली क्या है, लेकिन उसको मैंने किस तरीके से कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और शायद सही बना पाए, क्योंकि नंबर उसमें इसने दिया था। क्योंकि उसके पास मॉडल आंसर, उसको लगा होगा यार थोड़ा सा अनुकूल है। ICET सहयोग का भारत के लिए क्या महत्व है? नॉलेज इकोनॉमी कीवर्ड मैंने पहले डाल दिया, और नॉलेज इकोनॉमी को मैंने ज्ञान की अर्थव्यवस्था नहीं लिखा। आकाश, ज्ञान की अर्थव्यवस्था मत लिखना मित्र, नॉलेज इकोनॉमी ही लिखना, ठीक है। डीप टेक स्टार्टअप, डीप टेक्नोलॉजी का काफ़ी जिक्र हो रहा था, तो मैंने कहा चलो डीप टेक स्टार्टअप में पैसा लगाएंगे। बेहतर निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारतीय क्षमता और नवाचार में वृद्धि। अमेरिका के लिए क्या है? चीन को भाई बैलेंस कर लेगा भारत की मजबूती, भारत का बड़ा बाजार अमेरिका को मिल जाएगा, लेकिन चैलेंजेस भी तो है। यूनाइटेड स्टेट कहता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारा कंडीशनल रहेगा, तुम यूज ही नहीं कर पाओगे। सेना और रक्षा तकनीकी देता नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। काम कासा लेमेवा के बाद भी बहुत चेंजेस नहीं आए, क्योंकि उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, वैसे का वैसा पड़ा है। तकनीक का प्रयोग भारत के टेक्नोलॉजी जो इकोसिस्टम है उसको बदलने और वैल्यू चेन को बढ़ाने में होना चाहिए, न कि सिर्फ अमेरिका के फायदे के लिए कि माल बेचो और आगे जाओ। आगे की राह क्या हो? आकस की तरह, जिस तरह से आकस को अमेरिका ने टेक्नोलॉजी दे दिया सारा,
वैसे ही हमें भी टेक्नोलॉजी दे, डिफेंस टेक्नोलॉजी दे, तभी बात बनेगी आगे। टेक्नोलॉजी के साथ क्षमता निर्माण भी हो, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी आपने दे दिया, हमें भी तो ट्रेन करो यार, हम भी तो चलाना जाने, आगे हम कैसे फैक्ट्री में इसका उपयोग करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी। भारत को स्वयं अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, अभी 0.7% खाली जीडीपी का खर्च कर रहा है, इसको बढ़ा के 2.5 करो यार। यूनाइटेड स्टेट के संस्थानों के साथ समझौता करो, वहाँ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी समझौता करो, सिर्फ सरकार के साथ क्यों कर रहे हो? पेटेंट को लेकर के पहले समझौता कर लो, पेटेंट पूलिंग कर लो, उसके बाद बाकी बात करो। कटिंग एज टेक्नोलॉजी साझा करो और उसका डेवलपमेंट करो। लास्ट क्वेश्चन था, समय था नहीं, 1-2 मिनट का समय था, उसी में जितना लिख पाया, बकवास कर पाया किया। तो बस यही कहना था मित्रों। अंग्रेजी वाला भी शेयर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। कई बार आपको नहीं आता है, फिर भी आपको करना पड़ता है। लिखोगे 2-3 नंबर मिल जाएंगे, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब भी किसी का कोई सवाल बचा है? हम्म, नहीं सर। नहीं बचा है। 2 घंटे हो गए सेशन को लगभग।